हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य से स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का पोर्शन बताने वाला। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी की भी कई वीडियो दी हैं, रीजनिंग की भी, जीके की भी, मैथ की भी कई वीडियो दी हैं। अगर भाई आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। देखिए, मैंने बताया था कल के कि अगर मैं इसी यूट्यूब पर ही बन जाएगा तो संविधान वाले प्रश्न डाल दूंगा, लेकिन यूट्यूब पर नहीं पढ़ पाया तो मैंने आप लोगों के लिए देखिए टेलीग्राम चैनल बनाया, उस पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आर्य स्टडी पॉइंट, ठीक है। उसमें डालिएगा, तुरंत हमारा ही सबसे ऊपर आ जाएगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें देखिए मैंने संविधान ज्वाइन कीजिएगा या ना ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, उसमें देखिए मैंने संविधान से रिलेटेड कई प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, वो मैंने डाले हैं। 114 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ए ऑप्शन दिया है काल, बी ऑप्शन दिया है संख्या, बी सी ऑप्शन दिया है क्रिया, डी ऑप्शन दिया है विशेष शब्द। तो हमारा देखिए में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्रिया। ये तो आप लोग भी देखिए प्रश्न जानते हैं, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना इत्यादि क्रिया का मूल धातु है, ठीक है। ये सभी मूल शब्द होते हैं। 115 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? ए ऑप्शन दिया है क्रिया घटित होने का समय, बी दिया है क्रिया का सामान्य रूप, सी दिया है क्रिया मूल रूप, डी दिया है क्रिया का पूर्ण रूप। तुम्हारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्रिया घटित होने का समय। देखिए काल का संबंध देखिए आपने सुना होगा, काल समय से रिलेटेड होता है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, क्रिया का घटित होने का समय। ये तो आप लोग भी जानते हैं। देखिए काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के, यानी टेंस, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इस तरीके से देखिए 116 नंबर प्रश्न दिया है, संस्कृत भाषा में से हिंदी में बिना परिवर्तन के उपयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये दिया है तद्भव शब्द, बी दिया है तत्सम शब्द, डी दिया है देशज शब्द, डी और सी दिया है देशज शब्द और डी दिया है विदेशी शब्द। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द। देखिए 117 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ए दिया है देखिए ग्राम, बी दिया है अशु, सी दिया है सूर्य, डी दिया है माथा। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माथा। देखिए माथा क्यों है? माथा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मस्तक है, जबकि ग्राम, आंसू और सूर्य तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव क्रमशः गांव, आंसू और सूरज है, ठीक है। जैसे सूर्य को कहते नहीं सूरज, ठीक है, तद्भव रूप होता है। आंसू का क्या होता है? आंसू। ग्राम का क्या होता है? गांव, ठीक है। लेकिन इसका माथा का तत्सम मस्तक है, ठीक है। मस्तक, माथा को मस्तक बोलते नहीं है, वो कहते हैं माथे पर टीका लगा दो, उसी तरीके देखिए वो होता है मस्तक, ठीक है। इसका तस्तम मस्तक। तो हमारा देखिए 118 नंबर प्रश्न दिया गया है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए दिया है विलोम शब्द, बी दिया है अनेकार्थी शब्द, डी सी दिया है पर्यायवाची शब्द, डी दिया है सामान्य शब्द। तो हमारा देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि समान अर्थ बताने वाले क्या कहलाते हैं? देखिए पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं। 119 नंबर प्रश्न दिया गया है, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? ए दिया है अनुज, बी दिया है लघु, सी दिया है छोटा, डी दिया है सूक्ष्म। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनुज, ठीक है। देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि अनुज, ठीक है, अग्रज का। देखिए मैंने आप लोगों को इसमें बताया भी था, ये यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ये बात तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्या लिखा है? देखिए संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के, ठीक है, बिना परिवर्तन के उपयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। आप सीधे सीधे समझ लीजिए, संस्कृत से सीधे सीधे जो शब्द उठा लिए जाएंगे उन्हें कहते हैं तत्सम, ठीक है। और इनके विकृत रूप को तद्भव कहते हैं, ठीक है, तद्भव कहते हैं। जैसे ग्राम होता है संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसे अगर गांव लिख दिया जाए तो वह तद्भव हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है? और जो आवश्यकता अनुसार शब्दों को देशज शब्द देखिए आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज कहते हैं, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी शब्द को किसी भी तरीके से उपयुक्त करने को देशज कहते हैं, ठीक है। जबकि विशेष विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। आपने समझ लिया। देखिए तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं? देखिए ये 4 पूछे जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल समझा के बता दिया है। 120 नंबर प्रश्न दिया है, धन का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन दिया अंक, बी दिया अर्थ, सी दिया स्वार्थ, डी दिया कोष। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अर्थ। देखिए धन का मतलब अर्थ होता है, यानी कि अन्य अर्थ, संपत्ति, योग आदि, जबकि अंक का अर्थ अध्याय, चिन्ह, ठीक है। अंक का अर्थ क्या होता है? अध्याय, अर्थ अध्याय, चिन्ह, संख्या आदि, ठीक है। यानी कि अंक का क्या अर्थ होता है? अर्थ, अध्याय, चिन्ह, संख्या आदि, ठीक है। 121 नंबर प्रश्न दिया, आपने जीवन का स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए अपने शब्दों पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है? देखिए आत्मकथा। हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये रेखा चित्र दिया, बी संस्मरण, सी दिया था आत्मग्लानि, डी दिया था आत्मकथा। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा। देखिए अपने जीवन पर स्वयं लिखता है तो वह बोली जाती है आत्मकथा। अगर कोई दूसरा लिखता है, ठीक है, तो उसे उसे बोलते हैं, क्या नाम है, जबकि देखिए कोई दूसरा अगर किसी के जीवन पर लिखता है तो उसे बोलते हैं जीवनी, ठीक है। 122 नंबर प्रश्न दिया गया है, अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ए दिया अनाज दूसरा, बी दिया अनाज फल, सी दिया पेड़ पौधे, डी दिया दूसरा पड़ा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि अनाज दूसरा, ठीक है। देखिए 122 नंबर प्रश्न हो गया। तो 123 नंबर प्रश्न दिया है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ए ऑप्शन दिया है नी, बी दिया है नी और सी दिया निर और डी दिया है निर्गु। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि निर। यानी कि देखिए निर्गुण शब्द में क्या होता है? नाम में छुट्टी की मात्रा आधा, ठीक है। उपसर्ग होता है
इसमें तो पूरा यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। निर उपसर्ग होता है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पूर्व या आदि में होता है, ठीक है, जबकि प्रत्यय का उपयोग शब्द के अंत में होता है। देखिए मैं इसलिए यह पूरी गाथा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को देखिए यह कोई जरूरी नहीं यही शब्द मिल जाए, लेकिन इस तरीके से इससे रिलेटेड शब्द मिल जाएगा तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं जो शुरू में लगे होते हैं वह उपसर्ग होते हैं, जो लास्ट में देखिए शब्द लगे होते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। और देखिए एक यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी, मैं अभी आप लोगों को देखिए दिखाता हूँ। हाँ भाई, यहाँ यहाँ पे नहीं लिखी थी, हाँ देखिए ये तो अभी मिल जाएगी। अभी आप लोगों को देखिए 29 नंबर पे चलाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए 123 हो गया। 124 नंबर पे दिया है खिलौना शब्द में मूल शब्द है। ए दिया था खिल, बी दिया है खेल, सी दिया है ओना, डी दिया है ना। तो हमारा देखिए कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि खेल। देखिए इसमें मूल शब्द का मतलब देखिए किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है, खेल से हो रही है, ठीक है। खिलौना किससे रिलेटेड हो, खेल से। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दिए गए शब्दों में खिलौना शब्द का मूल शब्द खेल, जिससे ओना शब्द प्रत्यय जोड़कर खिलौना बनाया गया है, ठीक है। 125 नंबर प्रश्न दिया गया है स्वर संधि में किसका मेल होता है। ए ऑप्शन दिया स्वरों का, बी दिया है व्यंजनों का, सी दिया है शब्दों का, डी दिया है मात्रा का। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्वरों का, ठीक है। देखिए इसमें नीचे लिखा भी है स्वर संधि का, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जैसे हिमालय, हिम प्लस आले। जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे शामिल किया जाता है, ठीक है। व्यंजन संधि में ये होता है। 126 नंबर प्रश्न दिया उन्होंने उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ए दिया है सर्वनाम संबंधी, बी दिया है संज्ञा संबंधी, सी दिया है क्रिया संबंधी, और देखिए डी दिया है विशेष संबंधी। तो देखिए बी वाला संज्ञा संबंधी भी नहीं होगा, सी क्रिया संबंधी भी नहीं होगा, डी विशेष संबंधी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम संबंधी, ठीक है। देखिए उन्होंने लिखा भी है उन्होंने कहा जाना है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जिसका शुद्ध वाक्य उसे कहाँ जाना है, ठीक है। उसे उन्होंने कहाँ जाना है लिखा है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा उसे कहाँ जाना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। अब पुरुषवाचक में देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, इस तरीके से होता है। 127 नंबर प्रश्न दिया गया है समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, यानी कि समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। ए दिया संधि, बी दिया समास, सी दिया समास विग्रह, डी दिया समास विच्छेद। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह। समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ये तो देखिए आपने पढ़ा होगा 9th में लमसम। 128 नंबर पे दिया है कर्म वाच्य में प्रधान होता है। ए दिया है कर्ता, बी दिया भाव, सी दिया विचार, डी दिया है कर्म। तो हमारा देखिए कर्म वाच्य में क्या प्रधान होगा, कर्म। ए वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कर्म वाच्य में कर्म को प्रधानता होती है, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। देखिए 129 नंबर प्रश्न दिया गया है हमें जिन शब्दों में लिंग, बात, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह होता है। ए ऑप्शन दिया क्रिया कहलाता है, बी दिया वचन कहलाता है, सी दिया अव्यय कहलाता है, डी दिया वाच्य कहलाता है। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अव्यय कहलाता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, जिन शब्दों में देखिए लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अव्यय। जैसे तथा, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अर्थात और आदि अव्यय के 4 भेद हैं। ए ऑप्शन दिया है क्रिया विशेषण, बी दिया है संबंध बोधक, सी दिया है समुच्चय बोधक, डी दिया है विस्मयादि बोधक। तो देखिए अव्यय के आप लोगों ने जानकारी पढ़ ली पूरी, ठीक है। अव्यय के बारे में एक बार देख लीजिएगा। 130 नंबर प्रश्न दिया है क्वेश्चन मार्क इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट में यह कर दिया। और देखिए इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इन्होंने पूछा है इस विराम चिन्ह को। तो हमारा देखिए ए दिया है पूर्ण विराम, बी दिया है प्रश्नवाचक, सी दिया है अल्प विराम, डी दिया है योजक। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। देखिए आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए इस तरीके से लगा होगा इसे क्या कहते हैं, पूरा डंडा खिंचा होगा उसे कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। और देखिए ये इस तरीके से कॉमा लगा होता है तो इसे बोलते हैं अल्प विराम। और देखिए इस तरीके से जो लगा होता है उसे बोलते हैं योजक विराम, ठीक है, योजक चिन्ह। और देखिए क्वेश्चन मार्क तो मैंने बता दिया था, यह तो आप लोग भी जानते हैं कि प्रश्नवाचक का यह चिन्ह होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है यही पूछा जाए आपसे। देखिए मान लिया उन्होंने पूरा विराम के लिए पूछ दिया, या उन्होंने कॉमा लगा दिया इस तरीके, तो इसे अल्प विराम बोलते हैं। या उन्हें इस तरीके से निशान दे दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो आप तो समझेंगे माइनस, लेकिन ये माइनस नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर के लिए इस तरीके से लगा होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग योजक चिन्ह, ठीक है। 131 नंबर प्रश्न दिया है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। ए दिया है विशेष, बी दिया है विरीत, सी दिया है पर्याय, डी दिया है असामान्य। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। मुहावरे देखिए विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। 132 नंबर प्रश्न दिया है एक पंथ दो काज लोकोत्तरी का अर्थ। दिया है एक ए ऑप्शन दिया है एक काज होना, बी दिया लाभ ही लाभ होना, सी दिया है एक काम से 4 लाभ होना, डी दिया है एक ही काम से 2 लाभ होना। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एक ही काम से 2 लाभ होना। एक पंथ दो काज का मतलब क्या हो सकता है, आप लोग खुद जानते हैं लोकोत्तरी का अर्थ, ठीक है। जबकि मुहावरा अपूर्ण होता है। देखिए इसमें देखिए पूरी जानकारी भी लिखी है, मुहावरे और लोकोत्तरी में क्या अंतर होता है। देखिए एक पंथ दो काज लोकोत्तरी का अर्थ होता होगा एक ही काम से 2 लाभ होना। लोकोत्तरी अर्थपूर्ण होता है, ठीक है, लोकोत्तरी होती है अर्थ वाक्य, मतलब लोकोत्तरी पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, ठीक है। मुहावरे और लोकोत्तरी में यही अंतर होता है। किसी समय पूछ दिया जाता है लोकोत्तरी और मुहावरे में क्या अंतर होता है, तो बहुत से लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मुहावरे और लोकोत्तरी एक ही से सुनने में लगते हैं, ठीक है, उनका अर्थ भी एक ही प्रकार से निकलता है, लेकिन लोकोत्तरी पूर्ण वाक्य होता है जबकि मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है। 133 नंबर प्रश्न दिया गया हाथ से रस का स्थायी भाव है। देखिए ए ऑप्शन दिया है हाथ, बी दिया है रति, सी दिया है रुद्र, और डी दिया है बी भस्त। तो हमारा
तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हास्य रस। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हिंदी में स्थायी भावों की संख्या 9 है, जो इस प्रकार है। देखिए श्रृंगार रस रति, ठीक है, हास्य रस हास, करुण रस शोक, वीर रस क्रोध। वीर रस का यहाँ पे क्रोध नहीं हो, यहाँ पे देखिए होगा हमारा क्या होगा, क्रोध किसका होता है, क्रोध होता है वीर रस का। देखिए हो जाएगा उत्साह, भयानक का हो जाएगा भय, विभस्त का हो जाएगा जुगुप्सा, अद्भुत का हो जाएगा आश्चर्य, शांत का हो जाएगा निर्वेद। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रोध दिया है तो क्रोध का हो जाएगा हमारा, क्रोध देखिए उसका होता है क्या बोलते हैं, देखिए पेट में दिमाग पे नहीं आ रहा है, क्रोध का होता है, देखिए क्रोध का होता है हमारा, क्रोध के यहाँ पे रस होता है क्रोध, रौद्र, रौद्र रस को में होता है क्रोध स्थायी भाव। ठीक है, तो हमारा देखिए रौद्र हो जाएगा, रौद्र। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्रोध। अब देखिए 134 नंबर पहन दिया है, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। ए दिया है 10, बी दिया है 6, सी दिया है 3, डी दिया है 4। तो हमारा देखिए कुंडलियां में 6 होते हैं, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 135 नंबर पहन दिया है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। देखिए ए दिया उपमालंकार, बी दिया उपलंकार, सी दिया अनुप्रास अलंकार, डी दिया श्लेष अलंकार। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है, 136 नंबर पर दिया शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ए दिया है स्वर्ण, बी दिया है वर्ण, सी दिया है व्यंजन, डी दिया है अयोग वह। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। देखिए 137 नंबर पहन दिया तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए दिया तपस्विनी, बी दिया तपस्वी और डी दिया तापसी, सी दिया तापसी और डी दिया तपस्या। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्विनी। ठीक है, और देखिए इस तरीके से कहीं कहीं पर तपस्विनी में बड़ी की मात्रा लगा दिया, कहीं छुट्टी की, तो आप लोग देख लीजिए तपस्विनी कैसे लिखा है, ता प आधा सा, वा में छुट्टी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा, तपस्विनी। ठीक है, 138 नंबर पहन दिया आर्या का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ए दिया गुरु, बी दिया आचार्य, सी दिया शिक्षक, डी दिया है आर्य। तो हमारा देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आर्या का पुल्लिंग होता है आर्य। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। देखिए शब्दों की सबसे छोटी इकाई किसे मैंने बताया था, वर्ण बताया था। देखिए सबसे कुछ शब्दों की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11, ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33, अयोग भाव 2 अंक होते हैं, अंग और रहा, ठीक है, 2 दीर्घुण यानी कि दीर्घ गुण होते हैं, अड़ा और अड़ा, ठीक है, और 4 देखिए संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्वा। ठीक है, तो आपने देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने पढ़ के भी बता दी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 139 नंबर पर दिया गया है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ए दिया एक वचन, बी दिया है बहुवचन, सी दिया है द्विवचन, डी दिया है त्रिवचन। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक वचन है। ठीक है, देखिए पुस्तक रखी वाक्य में एक वचन है, जिसका बहुवचन होगा पुस्तकें रखी है। ठीक है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे घोड़ा, लड़का, बच्चा एक वचन होता है। ठीक है, घोड़े, लड़के, बच्चे बहुवचन होते हैं। 140 नंबर पर दिया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। ये अपन दिया है करण कारक, बी दिया है कर्ता कारक, सी दिया है कर्म कारक, डी दिया है अपादान कारक। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में कर्ता कारक, वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में खाने का कार्य श्याम कर रहा है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए 8 कारक होते हैं, कौन कौन से, देखिए कर्ता कारक हो गया ने, कर्म कारक को, करण कारक की विभक्ति होती है से, संप्रदान कारक के होते हैं को या के लिए, अपादान कारक होता है से अलगाव अर्थ में। ठीक है, और अधिकरण होता है मैं पर विभक्ति होती है, संबंध कारक होते हैं का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, संबोधन कारक होते हैं हे, अरे। ठीक है, 141 नंबर पहन दिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए दिया है 3, बी दिया है 2, सी दिया है 4, डी दिया है 7। तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक का सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार का, उत्तम यानी कि उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम, मैंने, हमेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम में आते हैं तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको। अन्य में आते हैं वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, ये, यह। ठीक है, 142 नंबर पर दिया है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 6, डी दिया है हमारा 2। तो हमारा देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। नाम क्या क्या है, सर्वनामिक विशेषण, बी दिया है गुणवाचक विशेषण, सी दिया है संख्यावाचक विशेषण और देखिए 4 दिया है, यानी कि डी परिणामवाचक विशेषण। देखिए 143 नंबर पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ए दिया है पथरीला, बी दिया है नमकीन, सी दिया है बर्फीला, डी दिया है नमक। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि विशेषण नमक नहीं है। ठीक है, पथरीला, नमकीन, बर्फीला। देखिए नमक विशेषण इसलिए नहीं, इसका विशेषण नमकीन है। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, जैसे पथरीला, बर्फीला, नमकीन आदि। ठीक है, 144 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। ये दिया है हिंदी का प्रश्न लमसम दे दिया। देखिए ए दिया है निहार, बी दिया है साकेत, सी दिया है कामायनी, डी दिया है प्रिय प्रवास। तो ये तो लमसम सभी लोग जानते हैं कि निहार इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कामायनी देखिए जयशंकर प्रसाद की हो गई, साकेत भी हमारे समझ से साकेत शायद सुमित्रानंदन पंत की हो या जयशंकर प्रसाद की होगी। ठीक है,
अब प्रिय प्रवास भी इनकी नहीं है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है शायद प्रिय प्रवास, या किसी और की, मुझे इस समय खूब सही से याद नहीं, क्योंकि हिंदी मैंने भी काफ़ी समय से पढ़ी नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें नीचे लिखा है माधवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। ये तो सभी लोग जानते हैं। इलाहाबाद में आधुनिक युग की मीरा गाय, इनकी कृति निहार, असीम, शांत गीत, क्षणदा इत्यादि आदि साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त, हाँ साकेत मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, देखिए अब प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्र जी की मैंने बताई थी, देखिए वही है, ठीक है। 145 नंबर पर दिया उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी देखिए ये दिया है, हाँ ये हिंदी का क्वेश्चन मैं बता ही रहा हूँ जी के कहाँ, तो हिंदी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। देखिए उर्वशी किसकी रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी, बी दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सी दिया है सियाराम शरण, डी दिया है अज्ञे। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। देखिए अज्ञे जी की आप लोग इनकी देखिए क्या थे रिपोर्ट, नहीं इनके अज्ञे जी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देखिए 1943 में इन्होंने क्या कुछ किया था, मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन इनकी वो है रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अज्ञे जी के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अज्ञे जी की क्या, इन्होंने कितनी नाम में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन इनकी देखिए 1943 में एक आया था रिपोर्ट, रिपोर्ट नहीं कुछ बोला जाता है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। देखिए इनके 3 वह प्रकाशित हुए, एक हुआ था 1943 में, एक हुआ था शायद 1951 में, एक हुआ था 1969 में, ठीक है। इस तरीके से इनके आए थे, उसका कुछ नाम बोला जाता है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अज्ञे जी के बारे में एक बार आप लोग देख लीजिए। 146 नंबर प्रश्न दिया है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता। ए दिया कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, बी दिया खूब बातें कर सकना, डी दिया नेट पर कुशल प्रयोग करना, डी दिया पैसों का लेन देन करना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, ठीक है। मोबाइल फोन की उपयोगिता दिए गए गद्यांश के अनुसार कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है कि कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण किया जा सकता है। 147 नंबर पर दिया है मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं, ए दिया संतोषजनक भी है, बी दिया आरामदायक भी है, सी दिया दुखद भी है, डी दिया सुखकारी भी है। देखिए सुखद है वहीं दुखद भी है, ठीक है। तो हमारा देखिए गद्यांश मोबाइल फोन गद्यांशानुसार, यानी कि मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है। देखिए ये गद्यांश सभी प्रश्न है, मैंने गद्यांश पूरा पढ़ के सुनाया नहीं है, ठीक है। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या बताइए गद्यांश में एक बार पूरा पढ़ के सुनाया जाए। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों, ठीक है, लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं, जहाँ यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है, ठीक है, व्यवधान पड़ जाता है, अर्थात मोबाइल फ़ोन को हर वक्त साथ रखना जहाँ लाभकारी है वहीं यह वक्त साथ रखना, वही यह वक्त साथ रखना जहाँ लाभकारी है वही यह परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही लाभ अधिक है, ठीक है। बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा हो गया था 147 कार्य के संबंध में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकते हैं। मोबाइल 47 नंबर क्या प्रश्न दिया था, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है, इसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर पे दिया है व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है। यदि लाभ हो जाता है, बी दिया सहायता मिलता है, सी दिया आराम मिल जाता है, और डी दिया व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बताया था व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। 49 नंबर प्रश्न दिया है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होता होगा। ए दिया हमारा मोबाइल, बी दिया है फ़ोन की कहानी, सी दिया फ़ोन के लाभ, डी दिया है मोबाइल फ़ोन। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है। 150 नंबर पर दिया मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। ए दिया लाभ, बी दिया हानि, सी दिया धन प्राप्ति, डी दिया परेशानी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, इससे लाभ होगा, ठीक है। दिए गए अध्ययन के अनुसार मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने पर लाभ होगा। देखिए आपके समझिए 150 प्रश्न संपूर्ण हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लिया। और देखिए टेलीग्राम पे आप लोग RSR स्टडी पॉइंट आप लोग एक बार सर्च करिएगा, तुरंत आपको चैनल हमारा मिल जाएगा उसके ऊपर ही। और देखिए उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करिएगा नहीं या ना करिएगा, लेकिन एक बार उसमें देख लीजिएगा क्या नाम है। मैंने आप लोगों के लिए क्या नाम है इसके संविधान से रिलेटेड कई प्रश्न डाले हैं, वह एक बार आप लोग देख लीजिए तो उससे प्रश्न रिलेटेड आपके आ जाएंगे। देखिए इसमें आपने पेपर में देखा होगा संविधान से रिलेटेड कई प्रश्न आए थे, ठीक है। तो आप लोग एक बार उन्हें देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।